जिन पेंशन धारकों को दिवाली पर पेंशन नहीं मिली, बैंक खाते में 3,000 रुपये पेंशन राशि को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, पूरा करें यह कार्य। आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने होंगे, तभी आप अपनी पेंशन राशि प्राप्त कर सकते हैं। 6,000 रुपये भी आप ले सकते हैं। दोनों की जानकारी आपको दी जाएगी कि 6,000 रुपये किन व्यक्तियों को दिए जाएंगे और अपनी पेंशन आप 3,000 रुपये कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो, सबसे पहले ही आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना के बारे में। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो दोस्तों इन सभी राज्यों में पेंशन को अलग अलग दी जा रही है, यानी कि सभी राज्य में पेंशन अलग अलग निर्धारित करके पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते तक पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया जाता है। किसी राज्य में 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं, अन्य राज्य में 1,500 रुपये हैं, 2,500 रुपये भी हैं, 2,800 रुपये भी दिए जाते हैं। और दोस्तों यानी कि 800 रुपये से लगाकर 1,700 रुपये तक पेंशन राशि भी दी जा रही है। किसी राज्य में 400 रुपये भी पेंशन राशि दी जाती है। माफ़ कीजिए दोस्तों, 400 रुपये दी जाती है। कहने का हमारा तात्पर्य है कि सभी राज्यों में अलग अलग पेंशन राशि दी जा रही है। हम बात कर रहे हैं कि 3,000 रुपये और 6,000 रुपये ये पेंशन राशि किन लाभार्थियों को दी जाएगी और आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिवाली का तोहफा सभी पेंशन लाभार्थियों को दिया जा रहा था। इसी वजह से ही 13 अक्टूबर से ही उत्तर प्रदेश में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र करना सरकार ने प्रारंभ कर दिया था, ताकि दीपावली के त्यौहार पर सभी को पेंशन राशि मिल सके। लेकिन कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको 3-3 हज़ार रुपये की जो पेंशन राशि है वह नहीं मिली। तो ऐसे पेंशन लाभार्थियों को क्या करना है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाना है। जो भी आपका CSC सेंटर है, जन सुविधा केंद्र पर है, वहाँ पर आपको चले जाना है। अपना क्या मोबाइल नंबर, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर के बाद आता है आपका पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या। इन दोनों दस्तावेज़ों से आप अपनी पेंशन ID को लॉगिन करा लेना है। लॉगिन कराने के बाद आपको अपने पूरे आवेदन फार्म की जांच करनी है। हमारे पास कुछ ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे आवेदन फार्म में सभी चीज़ें सही हैं। तो दोस्तों आपने 3 चीज़ देखी, 3 चीज़ कौन सी देखी है वे हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जब आपने अपने एप्लीकेशन फार्म को ओपन किया है तो दोस्तों आपने 3 स्टेप देखे होंगे। स्टेप फर्स्ट यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सक्सेसफुली। स्टेप दूसरा है एप्लीकेशन फाइनली लॉक्ड। स्टेप है आधार वेरिफिकेशन यानी कि आधार वेरीफाई सक्सेसफुली। तो दोस्तों आपने ये 3 चीज़ें देखी होंगी और आप बोल रहे होंगे कि सर हमारी चीज़ें सभी ठीक हैं। तो दोस्तों ऐसा ठीक नहीं है। ये तो आपका होता है eKYC, ये उसके लिए आता है जिन्होंने अपना eKYC पूरा करा लिया है, यानी कि आधार प्रमाणीकरण पूरा करा लिया है। यहाँ पर दोस्तों जिनका ये पूरा है तो दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात है, ये पूरा सभी के लिए अनिवार्य है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन का eKYC सभी पेंशन धारकों को कराना अनिवार्य किया है। आपने करा लिया है, अच्छी बात है। लेकिन जिन पेंशन धारकों ने नहीं कराया तो दोस्तों यहाँ पर उनका पहला स्टेप कंप्लीट मिलेगा, दूसरा पूरा मिलेगा। लेकिन जो तीसरा स्टेप है एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन, तो दोस्तों इन ऐसे पेंशन धारकों ने अपना eKYC पूरा नहीं कराया है। ID ओपन करने के पश्चात जिनका ये दिख रहा है उन्हें अपना eKYC पूरा करा लेना होगा। तो दोस्तों आपको जैसे ये 3 स्टेप पूरे देख लेते हैं तो ये मत समझिएगा कि आपके यहाँ पर कार्य पूरा हो चुका है, आपकी सभी चीज़ें सही है। तो दोस्तों यहाँ से आपको तो ये तो आपका कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन आपके अंदर जो आवेदन फार्म है, आपके आवेदन फार्म में कुछ गलतियाँ हो रही है, वे भी आपको चेक कर लेनी है। कैसे, ये भी देखिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से होता है आपका एप्लीकेशन फार्म, चाहे आप दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था किसी भी पेंशन का लाभ क्यों ना ले रहे हो, जब अपने आवेदन फार्म को देखेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। ये आपका पेंशन एप्लीकेशन फार्म है। तो दोस्तों आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सभी लेवल आपके कंप्लीट होने चाहिए। यदि कोई अधूरा है तो आपको पूरा करा लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है व्यक्तिगत विवरण। यहाँ पर आपका व्यक्तिगत विवरण आता है जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, यानी कि एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पर आप कहाँ के निवासी हैं, आपका ब्लॉक कौन सा है, आपका गांव कौन सा है, जनपद आपका कौन सा है, तहसील और पंचायत।
ये सभी आपकी व्यक्तिगत जानकारी में आती है। आपके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में ये सभी चीज़ें सही होनी चाहिए। जिसकी गलत है उनको पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की गई है। दोस्तों यहाँ पर एक आपका ये है यानी कि पीएफएमएस अकाउंट वैलिडेशन। यहाँ पर लिखा है अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस इज़ एक्सेप्टेड फ्रॉम पीएमएस। तो दोस्तों जिसका ये एक्सेप्ट नहीं है उनको पेंशन नहीं ट्रांसफ़र की गई है। तो दोस्तों आपको ये भी चेक कर लेना है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर, ये देखिएगा यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर यानी कि जेंडर एज फॉर्म फील्ड, यानी कि जब आपने आवेदन फार्म भरा था तो अपनी जानकारी दी थी। यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फील्ड, यानी कि फील्ड, ये जानकारी आपने यहाँ पर देखनी है। आपको अपना आधार नंबर, यानी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपके पति या पिताजी का नाम आपको देख लेना है। श्रेणी आपकी कौन सी है, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी। आधार कार्ड नंबर, अपना सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ बर्थ का, अपना मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, ये सभी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। जिसकी गलत है उनकी पेंशन को भी रोक लिया गया है। आपको नीचे आ जाना है। यह है आपका यानी कि बैंक विवरण। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चेक करना है आपका बैंक का नाम क्या सही है, आपकी जो शाखा है क्या वह सही है, आईएफएससी कोड आपका सही है, यहाँ पर आपका यानी कि जो अकाउंट नंबर है, खाता संख्या है, क्या वह सही है। कहने का हमारा तात्पर्य है, जब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है आपके आवेदन फार्म का, तो सभी जानकारी आपको अच्छे से देख लेनी है। जो भी आपका पेंडिंग है, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में यदि कोई गलती हो रही है तो इन गलतियों को आपको ठीक करा लेना है। यही वे गलतियां हैं जिनकी वजह से आपको पेंशन की जो है वह ट्रांसफ़र नहीं की गई, दिवाली का तोहफा आपको नहीं दिया गया है। तो दोस्तों जिसके आवेदन फार्म में ये सभी चीज़ें सही है, उनके बैंक खाते में 3,000 रुपये जो पेंशन राशि है वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब कुछ गलती ऐसी होती है पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में जो कि आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ठीक करा सकते हैं। जैसे आप अपना नज़दीकी सीएससी सेंटर पर अपना ई-केवाईसी आधार प्रमाणीकरण भी करा सकते हैं। जिसने नहीं कराया है तो दोस्तों वह कार्य पूरा करा सकते हैं अपने आधार कार्ड के और मोबाइल कार्ड यानी कि मोबाइल नंबर के माध्यम से। अब आपके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में गलतियाँ हो रही है तो ये भी आप अपने आधार कार्ड से ही ठीक करा सकते हैं नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर। उसके बाद लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जो आप ऑफलाइन ही सुधार करा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, देखिए, प्रदर्शित किया गया आईएफएस कोड आपके आईएफएस कोड से अलग है। यानी कि इसमें बताया गया है आपके आवेदन फार्म में जो आईएफएससी कोड है और आपकी पेंशन एप्लीकेशन फार्म में, यानी कि पेंशन एप्लीकेशन फार्म में जो आपका आईएफएससी कोड है, इससे अलावा जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है उस बैंक का जो आईएफएससी कोड है आपके पासबुक में लिखा हुआ है, मिलान मिलाने पर दोनों अलग है। तो ऐसी स्थिति में आपको यानी कि जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं उनसे आपको संपर्क कर लेना है और वहां पर जाकर आप संशोधन करा सकते हैं। यदि आपकी भी यह गलतियां हो रही है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया है कैसे आप अपने आवेदन फार्म की जांच कर सकते हैं और इन गलतियों को आपको जल्द से जल्द सुधार कर लेना है। जैसे आप ये गलती ठीक करा लेते हैं तो आपकी पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब आप अपने बैंक विवरण को कैसे ठीक करा सकते हैं, ई-केवाईसी कैसे करा सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपका पहला दस्तावेज है आधार कार्ड डॉक्यूमेंट, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर, तीसरा है आपका यानी कि जिस बैंक की आपकी पेंशन आती है उस बैंक की पासबुक की फ्रंट पेज की फ़ोटोस्टेट। इन तीनों दस्तावेजों को आपको जिला समाज कल्याण में अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनको जमा कर देने हैं और स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने आवेदन फार्म का। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कोई गलतियाँ हो रही है तो दोस्तों उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अटैच करके डॉक्यूमेंट के साथ जमा कर देने हैं। आपकी जो गलती है वह सुधार करा ली जाएगी। ई-केवाईसी आपको करा लेना है, ई-केवाईसी आपको करा लेना है, अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं कि 6,000 रुपये आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और किन लाभार्थियों को 6,000 रुपये पेंशन राशि दी जाएगी। तो दोस्तों जब पहले सरकार ने पेंशन को ट्रांसफ़र किया था तो उस समय 3-3 हज़ार रुपये तिमाही किस्त दी गई थी। लेकिन कुछ ऐसे पेंशन धारक भी थे जिनको उस समय पेंशन नहीं मिल पाई थी, उनकी पेंशन राशि को बाद में ट्रांसफ़र किया गया था। यानी कि जब पहले पेंशन ट्रांसफ़र की गई थी तो उन्हें पेंशन नहीं मिली थी, लेकिन जब 3 महीने के बाद पेंशन ट्रांसफ़र की गई तो उन्हें दोनों महीने की यानी कि 2 बार पेंशन दी गई। 6 महीने की उनको पेंशन राशि दी गई थी। 6 महीने की दोस्तों यहाँ पर हो जाती है आपकी 6,000 रुपये, यानी कि तिमाही किस्त आपकी 3,000 रुपये हैं तो 6 महीने की आपकी सीधी 6,000 रुपये पेंशन राशि हो जाती है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई हुई थी जब सरकार ने बाद में पेंशन ट्रांसफ़र की गई थी तो उस समय हमने एक वीडियो बनाई थी कि 6-6 हज़ार रुपये पेंशन राशि दी जा रही है। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको दिवाली का तोहफा नहीं मिला है
तो जब अगली बार जब पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी तो इस बार के 3,000 रुपये और अगली बार जब पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी तो उस समय के 3,000 रुपये। तो दोस्तों टोटल आपको 6,000 रुपये ये पेंशन राशि दी जा सकती है सरकार की तरफ से। ये बड़ा तोहफ़ा एक साथ आपको मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको ये सभी कार्य पूरे करा लेने होंगे, ये सभी गलतियाँ अपने ठीक करा लेनी होगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।